हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर अभिनीत गुप्ता है और मैं यहाँ रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर में हृदय रोग विशेषज्ञ और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट की तरह कार्यरत हूँ। आज हम लोग टॉपिक जिस पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी फैक्ट्स एंड मिथ्स। सो बेसिकली कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी ये एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है और कई सारे रोगियों में या उनके रिलेटिव्स में इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ या कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो आज हम लोग अगले कुछ मिनटों में इस पर कुछ चर्चा करेंगे और इससे होने वाली भ्रांतियों का निदान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी क्या होते हैं। देखिए, जो हृदय की जो ब्लड की सप्लाई है वो कॉर्नरी आर्टरीज से होती है और जब कॉर्नरी आर्टरीज में कोई रुकावट या ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाते हैं तो उनका पता करने के लिए डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट जो टेस्ट आपको बताते हैं वो कॉर्नरी एंजियोग्राफी होती है। कॉर्नरी एंजियोग्राफी में किसी भी हाथ या पैर की एक नस से एक कैथेटर पास करके जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनमें डाई डालकर कॉन्ट्रास्ट डालकर उसका एक्सरे पर वीडियो बनाकर देख लिया जाता है और इससे पता चल जाता है कि हार्ट की आर्टरीज में या ब्लड सर्कुलेशन में कहाँ कहाँ और कितने परसेंट की रुकावट या ब्लॉकेजेस हैं। फर्दर इस ब्लॉकेजेस का पता करने के बाद इसके लिए डॉक्टर आपको इन ब्लॉकेजेस का ट्रीटमेंट करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं और ब्लॉकेजेस के ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर होता है या इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है ये कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी होता है। तो कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी क्या होती है, आइए इसके बारे में थोड़ा जानें। कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी बेसिकली एक स्मॉल प्रोसीजर ही है जिसमें कि रोगी को बेहोश नहीं किया जाता है। सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देकर हाथ या पैर की नस से एक्सेस करते हैं और एक कैथेटर को, जिस प्रकार से कॉर्नरी एंजियोग्राफी में कैथेटर को पास करते हैं वैसे ही कैथेटर को पास करके हार्ट की जो ब्लॉकेज है उस आर्टरी तक लेकर जाते हैं और उसके बाद जहां पर ब्लॉकेज है वहां पर एक वायर क्रॉस करके उसको बैलून करके उसमें अगर आवश्यकता होती है तो उसमें स्टेंट लगा दिया जाता है या उसमें एक मेटेलिक स्कैफोल्ड लगा दिया जाता है जिस पर कि ड्रग की कोटिंग रहती है। ये प्रक्रिया पूरी की पूरी प्रक्रिया में मरीज होश में रहता है, सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। यूजुअली इस प्रक्रिया को करने में करीब 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगता है और अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं तो मरीज की अगले दिन छुट्टी कर दी जाती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे हम मिलाकर कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। यूजुअली प्रेजेंट सिनेरियो में कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी में स्टेंट का यूज़ किया ही जाता है। तो जो एक कॉमन भाषा में हम लोग बात करते हैं स्टेंट डालना या रिंग डालना, तो वो कुल मिलाकर कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस किस कंडीशन में हमें या डॉक्टर जो है वो कॉर्नरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए रिकमेंड करते हैं। यूजुअली जो हृदय के ब्लॉकेजेस के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एंजाइना कहते हैं, यदि किसी रोगी को एंजाइना के सिम्टम्स दवाइयाँ देने के बाद और अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने के बाद बने रहते हैं जिसकी वजह से उस रोगी को अपनी दैनिक दिनचर्या में परेशानी होती है या तेज चलने पर, सीढ़ियाँ चढ़ने पर या कोई भी मेहनत का कार्य करने पर यदि छाती में भारीपन होता है, पसीना आता है या सांस फूलती है, तो डॉक्टर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो है कि आपकी एंजियोग्राफी पहले से हो चुकी है, कहीं बाहर पहले हो चुकी है और साथ में आपको मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं और उसकी वजह से आपके दिल की जो पंपिंग कैपेसिटी है या जो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन है अगर वो कम हो रहा है तो भी एंजियोप्लास्टी करके या बाईपास करके अगर ब्लॉकेजेस को रिलीव कर दिया जाए तो उससे हार्ट के फंक्शन में इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये दूसरी सेटिंग है जहां पर डॉक्टर आपके ब्लॉकेजेस को ओपन करने के लिए सजेस्ट करते हैं। तीसरा सिनेरियो है यदि ब्लॉकेजेस की वजह से किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। हार्ट अटैक का क्या मतलब है कि बैठे बैठे अचानक से बहुत तेज छाती में दर्द हुआ या भारीपन हुआ और जब टेस्ट किए गए ईसीजी को या हार्ट के जो ब्लड टेस्ट होते हैं तो उनमें एबनॉर्मलिटीज आई और डॉक्टर ने इन सारे टेस्ट के बेसिस पर आपको बताया कि आपके मरीज को हृदयाघात या हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक के केस में एंजियोग्राफी करना और ब्लॉकेजेस को जल्दी से जल्दी रिलीव करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक के केस में अगर एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है तो इससे मरीज की जान को भी बचाया जा सकता है और जो हृदय की मांसपेशी है उसमें होने वाले डैमेज को भी हमेशा हमेशा के लिए बचाया जा सकता है। दूसरा सिनेरियो है कि यदि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी समय पर नहीं होती है या गोल्डन आवर्स या विंडो पीरियड के बाहर होती है तो कभी कभी हार्ट अटैक की वजह से हार्ट की मसल में डैमेज परमानेंट हो जाता है और कभी कभी ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो हार्ट अटैक के मरीज में एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, प्रिफर्ड ट्रीटमेंट है और बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो हार्ट अटैक जब भी होता है तो हमारा फर्ज है एक रोगी या रोगी के रिश्तेदार होने के नाते कि हम बिना समय गंवाए जल्दी से जल्दी मरीज को हॉस्पिटल लेकर जाएं
और यदि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं ब्लॉकेजेस खोलने के लिए, तो हमें उसके लिए अपनी सहमति देनी चाहिए ताकि हम मरीज के हृदय और उनकी जान को बचा सकें। चौथा सिनेरियो आता है यदि कभी एंजियोग्राफी में मेन आर्टरी में ब्लॉक निकलता है, जिसे कि हम लेफ्ट मेन कहते हैं, तो उस केस में एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करना या बाईपास करना भी जान बचाने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि मेन आर्टरी में ब्लॉकेजेस होने पर कभी कभी जान का खतरा हो सकता है, या उसमें अगर कभी अचानक से हार्ट अटैक हो जाए तो उसमें मरीज की जान जाने का खतरा रहता है। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें कि आपके डॉक्टर आपकी परेशानियां, आपके सिम्टम्स और आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स के आधार पर आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको एंजियोग्राफी कराना है या एंजियोप्लास्टी कराना है, या यदि एंजियोप्लास्टी की संभावना या गुंजाइश नहीं है तो कभी कभी बाईपास के लिए भी रिकमेंड किया जा सकता है। तीसरी चीज जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो ये है कि जब एंजियोग्राफी करते हैं और मान लीजिए आपके किसी रिलेटिव्स की या किसी पेशेंट की एंजियोग्राफी हुई है जिसमें कि कुछ ब्लॉकेजेस आए हैं, तो क्या हर ब्लॉकेजेस को ओपन करने की जरूरत होती है या हर ब्लॉकेजेस को क्या स्टेंट करने की जरूरत होती है? देखिए, ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि ये जो निर्णय है ब्लॉकेजेस को ओपन करने का, ये यूजुअली ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट का रहता है, जो कि आपकी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट और आपके मरीज की कंडीशन दोनों देखकर, और कभी कभी कार्डिक सर्जन से या पेशेंट के अटेंडेंट से एक कंबाइंड डिस्कशन करके इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉकेज को खोलने की जरूरत है या नहीं है। आज की तारीख में मॉडर्न टाइम्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इस कंसेप्ट को कहते हैं हार्ट टीम अप्रोच, जिसमें कि हम एक टीम के साथ मिलकर, जिसमें कि कार्डियोलॉजिस्ट भी होते हैं, कार्डिक एनेस्थेटिस्ट भी होते हैं, कार्डिक सर्जन भी होते हैं, पेशेंट के रिलेटिव्स भी होते हैं, और जो ओवरऑल पेशेंट की जनरल कंडीशन है और उनके सिम्टम्स और उनकी एंजियोग्राफिक फाइंडिंग्स, इसके बेसिस पर हम एक मीटिंग करते हैं जिसे कि टीम अप्रोच बेस्ड डिसीजन कहते हैं, और फिर हम एक निर्णय पर पहुंचते हैं कि मरीज के लिए क्या ट्रीटमेंट, किस प्रकार का ट्रीटमेंट बेस्ट है। क्या एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी बेस्ट है, या बाईपास बेस्ट है, या दोनों नहीं तो क्या मरीज को सिर्फ दवाइयों पर ही रखना है, या किसी अन्य प्रकार का सर्जिकल इंटरवेंशन की नीड है। तो ये जो हार्ट टीम बेस्ड अप्रोच है, ये आज के तारीख में गाइडलाइन डायरेक्टेड आई थिंक बेस्ट अप्रोच है किसी भी मरीज के एंजियोग्राफी के बाद फर्दर किस प्रकार का ट्रीटमेंट उनको देना है उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए। दूसरी बात आती है कि जो एंजियोग्राफी का प्रोसीजर है उसको कैसे किया जाता है। तो एंजियोग्राफी के प्रोसीजर में मैंने जैसा आपको पहले बताया, ये लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। यूजुअली ऑलमोस्ट डे केयर टाइप का प्रोसीजर होता है। अगर एंजियोग्राफी हाथ की नस से की जाती है तो इसमें मरीज इमीडिएटली प्रोसीजर के बाद बैठ सकता है, वॉशरूम जा सकता है, चल सकता है, और यूजुअली कुछ घंटों के बाद अपने घर जा सकता है। डिस्चार्ज सेम डे हो जाता है। एंजियोप्लास्टी में यूजुअली प्रोसीजर करने के बाद हम लोग 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, और मोस्टली 99% केसेस में नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये सूचरलेस या स्कैल्पल लेस या ब्लेडलेस प्रकार का प्रोसीजर है, जिसमें कि कोई चीरा या कोई टांका नहीं लगता है, किसी प्रकार का कोई स्कार या घाव आपके शरीर पर नहीं रहता है। आप प्रोसीजर होने के 4-5 दिन के बाद अपना सुचारू रूप से जो प्रीवियस एक्टिविटीज करते हैं वो कर सकते हैं। 6-7 डेज के बाद आप अपने ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके बाद आपको अपनी मेडिसिन लगातार कंटिन्यू करते रहना होता है। एक और नया टर्म इसमें आजकल हम लोग यूज करते हैं जिसे कहते हैं प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या होता है? प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी का मतलब है किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रिसाइजली करना। तो पहले हम लोग जो डिसीजन लेते थे स्टेंट लगाने का या स्टेंट का साइज मेजर करने का, वो हम सिर्फ एंजियोग्राफी में आंखों से देख कर करते थे। लेकिन अब इसे और बेहतर तरीके से करने के लिए इमेजिंग टूल्स आ गए हैं, जिसमें कि ओसीटी मशीन, जिससे कि एक प्रकार का सीटी समझ लीजिए, कॉर्नरीज का सीटी जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है उसका सीटी, या इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, जैसे कि अल्ट्रासाउंड की जो मशीन होती है वैसे ही हम लोग एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब जो आपकी कॉर्नरीज है उनके अंदर लेकर जाते हैं, और वहां से हम मेजर कर सकते हैं प्रिसाइजली कि कितना लंबा ब्लॉकेज है, वहां पर कितना डायमीटर का स्टेंट लगाना है, या स्टेंट लगने के बाद वो प्रॉपरली एक्सपेंड हो गया है या नहीं हो गया है, उसमें कोई एज डाइसेक्शन तो नहीं है, कोई पार्ट अंडर एक्सपेंडेड तो नहीं रह गया है, या उसमें कहीं ब्लड का कलेक्शन तो नहीं है। तो ये सारे मेथड्स हमारे टेक्निक को और रिफाइन करते हैं, और जो एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट्स हैं लॉन्ग टर्म में और अधिक बेहतर होते हैं। कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशन, जैसे कि लेफ्ट मेन में अगर एंजियोप्लास्टी करते हैं तो वहां पर इंट्रावेस्कुलर गाइडेंस या इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस गाइडेड एंजियोप्लास्टी का एकदम क्लियर कट रोल है, और उसके साथ करने से जो रिजल्ट्स रहते हैं वो कहीं बेहतर रहते हैं, बजाय कि जो हम कन्वेंशनल सिर्फ आंखों से देखकर एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो ये इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड गाइडेड एंजियोप्लास्टी भी लकली हम लोगों के सेंटर में अवेलेबल है, और हम लोग इसे रूटीनली यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग कि जो ब्लॉकेजेस हैं, सपोज अगर किसी को एंजियोग्राफी में कुछ 60%, 70% या 80% ब्लॉकेजेस हैं,
तो कई बार मेरे पास पेशेंट्स मरीज की एंजियोग्राफी की इमेजेस लेकर आते हैं या सीडी लेकर आते हैं, और ये एक बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इस तरह के ब्लॉकेजेस हैं तो उसमें क्या ट्रीटमेंट देना है। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि ये डिसीजन हमेशा हार्ट टीम बेस्ड अप्रोच से ही होकर होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कुछ कंडीशंस में, जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो ब्लॉकेजेस यूजुअली खोलने की जरूरत होती है, या अगर ब्लॉकेजेस बहुत क्रिटिकल हैं, सपोज 90% या उससे अधिक हैं, तो भी ब्लॉकेजेस खोलने की जरूरत होती है। जो बॉर्डरलाइन ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि 50%, 60%, 70% या अप टू 80%, और जहां पर क्लियर कट क्लैरिटी नहीं है कि ये ब्लॉकेजेस सिग्निफिकेंट हैं ही या नहीं है, वहां पर हम लोग एक दूसरे टूल की मदद ले सकते हैं जिसे कहते हैं FFR या फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब एंजियोग्राफी करते हैं तो वो पर्टिकुलर ब्लॉकेज, सपोज किसी जो लेफ्ट साइड की कोई एक आर्टरी है उसमें मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि 75% का ब्लॉकेज आया है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि 75% के ब्लॉकेज से मरीज को ब्लड की या मरीज के हृदय को ब्लड की सच में कमी हो रही है या नहीं हो रही है। इसका पता करने के लिए हम FFR टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें कि एक प्रेशर सेंसिटिव वायर होता है जो कि आपकी कॉर्नरी ब्लॉकेजेस के थ्रू पास किया जाता है, और ये प्रेशर सेंसिटिव वायर ब्लॉकेजेस के आगे और उसके पीछे प्रेशर को मेजर करता है। अगर FFR प्रेशर वायर हमें बताता है कि ये ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है, यानी कि जो ब्लड फ्लो है हार्ट का उस पर्टिकुलर नस से जो सप्लाई हो रही है वो प्रभावित हो रहा है, या जितना ब्लड जाना चाहिए उतना ब्लड उस पर्टिकुलर मसल को नहीं मिल रहा है, तो ही उस केस में डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे आप इसको ओपन करवाइए, या इसमें स्टेंट लगवाइए, या इसमें एंजियोप्लास्टी लगवाइए। अगर कोई ब्लॉकेज देखने पर, कॉर्नरी एंजियोग्राफी में देखने पर 80% है, लेकिन FFR के टेस्ट में वो निगेटिव आता है, यानी कि वो है तो ब्लॉक लेकिन वो ब्लड फ्लो को सिग्निफिकेंटली प्रभावित नहीं कर रहा, उस केस में बेस्ट होता है कि उस ब्लॉकेज को दवाइयों पर छोड़ दिया जाए और उसे एंजियोप्लास्टी या स्टेंट करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो FFR बेस्ड अप्रोच है एंजियोप्लास्टी के डिसीजन लेने की, ये भी आजकल एक मॉडर्न मॉडर्न कंटेम्प्रेरी अप्रोच है, और बहुत सारी इंटरनेशनल और इंडियन गाइडलाइंस इस अप्रोच को रिकमेंड करती हैं। बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं जिनमें ये पाया गया है कि अगर हमने FFR पर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज माना, जो कि एंजियोग्राफी में भी सिग्निफिकेंट था और FFR करने पर भी सिग्निफिकेंट आया, तो उस ब्लॉकेज को स्टेंट करने से या एंजियोप्लास्टी करने से लॉन्ग टर्म आउटकम्स बेटर रहते हैं रेदर देन उसको दवाइयों पर छोड़ने पर के। और इसका विपरीत भी सत्य है, यानी कि अगर FFR में कोई ब्लॉकेज नॉन सिग्निफिकेंट आया या नॉन क्रिटिकल आया, लेकिन एंजियोग्राफी में वो ब्लॉकेज 60, 70, 80% दिख रहा था, तो बेस्ट है कि आप उस ब्लॉकेज को दवाइयों पर छोड़ दीजिए, उसके रिजल्ट्स बेटर रहेंगे एज कंपेयर टू कि हमने उस ब्लॉकेज को स्टेंट कर दिया। तो ये FFR बेस्ड अप्रोच डिसीजन मेकिंग की, जिसे कि हम कहते हैं कि फिजियोलॉजी बेस्ड अप्रोच, डिपेंडिंग ऑन कि FFR की फाइंडिंग्स क्या है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली बेटर हैं, और बहुत सारी स्टडीज ने भी इसे सही प्रूव किया है। तो आजकल हम लोग कॉमनली अपने पेशेंट्स में इस अप्रोच का यूज कर रहे हैं, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली बेटर हैं एज कंपेयर टू जो प्री FFR एरा में जो हम लोगों के पास जितनी टेक्नोलॉजी थी उसके कंपैरिजन में। फाइनली हम लोग कुछ जो कॉमन भ्रांतियां हैं एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड उसके बारे में भी कुछ मिनट डिस्कशन करेंगे। सबसे कॉमन एक भ्रांति होती है, कई लोग कहते हैं कि स्टेंट जो है वो एक शरीर का नेचुरल पार्ट नहीं है, ये स्टेंट डालना या एंजियोप्लास्टी करना एक बहुत ही अननेचुरल तरह का ट्रीटमेंट है, जो कि हम इसे पसंद नहीं करते, या हम अपने शरीर में किसी भी प्रकार की फॉरेन बॉडी को नहीं डलवाना चाहेंगे। देखिए, आपने सुना होगा बहुत सारे इम्प्लांट्स होते हैं, कभी किसी का दांत खराब हो जाता है तो वो डेंटल इम्प्लांट लगवा लेते हैं, किसी का हिप खराब हो जाता है तो वो हिप रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, या कभी कभी बोन्स का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे तार से या मैश से बांध दिया जाता है, या हर्निया हो जाता है उसमें मैश एक लगा दी जाती है। उसी प्रकार से स्टेंट जो एक फॉरेन बॉडी तो है, लेकिन ये बॉडी पूरी तरह से इसे एक्सेप्ट कर लेती है। ये एक बहुत ही छोटा माइन्यूट मिनिएचर साइज का कह सकते हैं, जिसकी मोटाई सिर्फ कुछ माइक्रॉन्स में होती है। जो कॉमनली आज की तारीख में जो थर्ड जनरेशन स्टेंट्स यूज होते हैं वो करीब 60 टू 80 माइक्रॉन्स के होते हैं, माइक्रोमीटर थिक होते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बाल के भी पतले से पतले हिस्से के भी कई गुना पतला। दूसरा ये है कि ये जो स्टेंट जब बॉडी में डाला जाता है तो शुरुआती 3 महीने तक ये एक फॉरेन बॉडी की तरह रहता है, उसके बाद इसके ऊपर एक एंडोथीलियम की लेयर या कवरिंग बन जाती है, और फिर ये आपकी बॉडी का या जो ब्लड सप्लाई है उसका ही हिस्सा बन जाता है। तीसरी चीज है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, जो कि हार्ट, क्योंकि हार्ट एक मूविंग स्ट्रक्चर है, हार्ट जब अपना कॉन्ट्रेक्शन करता है या ब्लड को पंप करता रहता है तो उसके साथ मूवमेंट होता रहता है, जर्क्स लगते रहते हैं। तो ये जो इसका मटेरियल रहता है वो स्टेनलेस स्टील का या प्लेटिनम क्रोमियम का रहता है, और ये
मूवमेंट के साथ या जो हार्ट के मूवमेंट के साथ प्रभावित नहीं होता, बहुत थिन होता है, प्लाइबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और बेसिक पर्पस जो होता है स्टेंट डालने का या एंजियोप्लास्टी करने का वो ये होता है कि जो ब्लॉकेज था जिसे कि हमने बैलून से ओपन कर दिया वो दोबारा से रीब्लॉकेजेस ना डेवलप हो जाए। अगर मैं इतिहास में जाऊं तो जो एंजियोप्लास्टी पुराने जमाने में होती थी उसमें स्टेंट्स का यूज नहीं किया जाता था, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स थे वो आज की तुलना में बहुत बुरे थे। एंजियोप्लास्टी करने के बाद जब मरीज को डिस्चार्ज करते थे तो उसमें से 30% लोगों में तो ब्लॉकेजेस दोबारा बन जाते थे। कभी कभी टेबल पर ही जैसे ही बैलून पीछे किया ब्लॉकेज दोबारा से बन जाता था। तो ये जो ड्रॉबैक था, जो प्योर, जिसको कि हम प्योर ओल्ड बैलून एंजियोप्लास्टी कहते थे, पोबा, उसके जो ड्रॉबैक्स थे उस ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए ही स्टेंट्स का डेवलपमेंट हुआ है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो स्टेंट्स की टेक्नोलॉजी है ये बहुत तेजी से इवॉल्व हुई है। पहले फर्स्ट जनरेशन स्टेंट्स है जिनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स थे, फिर उन पर वर्कआउट करके सेकंड जनरेशन स्टेंट्स है और अब थर्ड जनरेशन स्टेंट्स आ गए हैं। इसके साथ साथ में बहुत सारी रिसर्च चल भी रही है कि जो बायो एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स हैं, यानी कि जो स्टेंट्स कुछ समय के बाद बॉडी में घुल जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हालांकि इनिशियली इस पे बहुत सारा फोकस रहा था, लेकिन फिर समाउ जो ट्रायल्स थे उनमें कुछ इनके ड्रॉबैक्स आए, कुछ क्लॉटिंग के इंसिडेंसेस ज़्यादा थे, तो इसलिए वो बीच में विड्रॉ कर लिए गए। दोबारा से कुछ इंडियन कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज ने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया और कुछ स्टेंट्स आजकल क्लिनिकली यूज भी हो रहे हैं। बट हाँ, इट्स टू अर्ली टू से कि ये लॉन्ग टर्म में कैसे रहेंगे। तो आगे हो सकता है कि फ्यूचर में हमें दोबारा से जो एब्जॉर्ब होने वाले स्टेंट्स हैं वो दोबारा से क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिले। नेक्स्ट कॉमन भ्रांति होती है, लोग पूछते हैं कि एक बार स्टेंट लग गया तो क्या उसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है। लोगों को लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो स्टेंट खराब हो जाएगा और फिर उसे चेंज कराना पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि स्टेंट्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। एक बार आपके बॉडी में इम्प्लांट होने के बाद ये आपकी बॉडी का हिस्सा हो जाते हैं। आपको इसमें दोबारा से कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो या दोबारा से कोई ब्लॉकेजेस डेवलप नहीं हो, इसके लिए ध्यान रखना होता है। जो मेडिकेशंस आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किए हैं वो आपको रेगुलरली कंटिन्यू करते रहना होता है और अपने रेगुलर फॉलोअप में आपको बस रहना होता है। तीसरी कॉमन भ्रांति होती है कि मैं अमेरिकन स्टेंट लगवाऊंगा या मैं दिल्ली या मुंबई जाके स्टेंट लगवाऊंगा तो शायद उसके रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। ये भी एक गलत भ्रांति है। देखिए, एंजियोप्लास्टी का मेन पर्पस क्या है, मेन रोल क्या है? मेन रोल है जो आपका हार्ट का ब्लॉकेज है या जिस वजह से आपके हार्ट के ब्लड को जो कमी हो रही है उस कमी को या उस ब्लॉकेज को रिलीव कर देना। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो डेफिनेटली जो बेस्ट प्रेडिक्टर है आउटकम का वो है टाइम। अगर आपने समय रहते अपनी बंद आर्टरी को खुलवा लिया तो इससे आपके हार्ट की मसल और आपके लाइफ में होने वाले डैमेज को बचाया जा सकता है। तो ऐसे में आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आप इन चक्करों में ना पड़े कि मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, क्योंकि उस पीरियड, उस चक्कर में जो आपका जो गोल्डन आवर्स का जो पीरियड, जो विंडो पीरियड होता है हार्ट अटैक के बाद, वो लॉस हो जाता है। फिर बाद में एंजियोप्लास्टी तो हो जाती है, कॉस्मेटिकली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन जो हार्ट की मसल है उसमें कुछ ना कुछ डैमेज आपके हमेशा की लाइफ के लिए फिर बना रह जाता है। तो दूसरी बात यह है कि जो कंटेम्प्रेरी स्टेंट्स यूज हो रहे हैं इंडिया में या अमेरिका में, वो मोस्टली हर सेंटर्स में अवेलेबल है, हर छोटे से छोटे सेंटर्स में अवेलेबल है। स्टेंट्स की जो टेक्नोलॉजी है वो कॉमन है, स्टेंट्स का जो प्लेटफॉर्म है वो भी कॉमन है, स्टेंट्स के ऊपर जो मेडिसिन की कोटिंग रहती है वो भी कॉमन है। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपका अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन लेवल है कि आप कहाँ पर एंजियोप्लास्टी कराना चाहते हैं। मोस्टली जो एक से दूसरे स्टेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इवन क्लिनिकल ट्रायल्स में भी ये पाया गया है कि जो करंट जनरेशन, थर्ड जनरेशन स्टेंट्स हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हों, किसी कंपनी के हों या किसी सेंटर से लिए गए हों, उनके रिजल्ट्स, उनके आउटकम्स लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ऑलमोस्ट 0.5 to 1% कॉम्प्लिकेशन रेट या रीब्लॉकेज रेट रहता है, जो कि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट एक जैसा है। और जो आगे के आउटकम्स को जो सबसे अधिक चीज जो प्रभावित करती है वो ये है कि किस तरह से स्टेंट को इम्प्लांट किया गया है, कितना प्रिसाइजली उसको इम्प्लांट किया गया है, उसके बाद उसको पोस्ट डायलेट किया गया है या नहीं किया गया है, एंड फाइनली इम्प्लांटेशन होने के बाद पेशेंट ने कितनी अच्छी तरह से कॉम्प्लाइंस को इस्टेब्लिश करते हुए अपने मेडिकेशंस रेगुलरली खाए और अपने रिस्क फैक्टर्स को अच्छी तरह से कंट्रोल में करके रखा है। चौथी एक भ्रांति लोगों के मन में रहती है कि एंजियोप्लास्टी होने के बाद मेरा जीवन बदल जाएगा क्योंकि मेरी बॉडी में एक फॉरेन बॉडी आ जाएगी, मेरा चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटीज करना, स्पोर्ट्स करना, इन सब में रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे, मैं एमआरआई नहीं करा पाऊंगा। नहीं, ये भी गलत है। देखिए, एंजियोप्लास्टी मैंने पहले ही आपको बताया कि एक बहुत स्मॉल प्रोसीजर होता है जिसमें कि कोई कट नहीं लगता। यूजुअली आप लेस देन 24 आवर्स में घर पहुंच जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं और विद इन अ वीक आप अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। आप अपनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं डॉक्टर के गाइडेंस के अनुरूप। अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है या किसी और एक्यूट कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपकी एंजियोप्लास्टी की गई थी
तो हो सकता है कि कुछ हफ्ते के लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में रेस्ट्रिक्शन करने के लिए रिकमेंड करें। अदरवाइज स्टेबल कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट में 1 वीक के बाद आप इन जनरल अपनी रूटीन एक्टिविटीज ग्रेजुअली स्टार्ट कर सकते हैं। सारे स्टेंट्स जो आज के तारीख में यूज होते हैं वो एमआरआई कंपैटिबल होते हैं। एंजियोप्लास्टी होने के बाद आपको एमआरआई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, यदि आपको एमआरआई के लिए जाना है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक बार अपने डॉक्टर या चिकित्सक से या जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे कांटेक्ट कर लें, एक बार उनसे इसके बारे में डिस्कशन कर लें। एक फाइनल जो कंफ्यूजन रहता है लोगों के मन में वो ये है कि वो दवाइयों को एक तरफ देखते हैं और एंजियोप्लास्टी को एक तरफ देखते हैं। उनको लगता है कि या तो दवाइयां चलेंगी या एंजियोप्लास्टी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी आपको अपनी मेडिकेशंस हमेशा हमेशा के लिए ही कंटिन्यू करना होता है। हाँ, जो मेडिकेशंस की इंटेंसिटी होती है वो इनिशियल 6 महीने या 12 महीने के लिए कुछ ज़्यादा रहती है। जो उनकी डोज रहती है, पोटेंसी रहती है, वो ज़्यादा रहती है। और यूजुअली 12 महीने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपके डॉक्टर मेडिकेशंस कम कर देते हैं। लेकिन एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी जो आपके हार्ट में या जो आपके बॉडी में जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है या जो एथेरोस्क्लेरोसिस की बीमारी है जिसकी वजह से आपके अंदर ब्लॉकेजेस डेवलप हुए थे, वो बीमारी खत्म नहीं हो जाती है। इसी वजह से आपको जो रिस्क फैक्टर्स उनको कंट्रोल करके रखना है और अपनी दवाइयाँ सुचारू रूप से कंटिन्यू करते रहना होता है। फाइनली मैं बस यही बताना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उन्हें एंजियोप्लास्टी होने के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने ब्लड थिनर्स कभी बंद नहीं करने हैं। कभी भी अगर कोई ऐसी नौबत आती है बंद करने की तो आपको अपने डॉक्टर या चिकित्सक से हमेशा कांटेक्ट करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई सर्जरी होनी है, कोई प्रोसीजर होना है या आपको कोई ब्लीडिंग इवेंट्स हो रहे हैं तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर से मिलें और उनके गाइडेंस में ही जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो करें। सेकेंड थिंग है कि जो ब्लॉकेजेस आने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी डाइट्स और स्ट्रेस, इन सारे रिस्क फैक्टर्स को आपको बेस्ट कंट्रोल करके रखना है। क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज एक बहुत एग्रेसिव बीमारी है। अगर आपने जरा सी भी ढील दी तो ये दोबारा से वापस आ जाएगी। आपके ब्लड की आर्टरीज है उनमें ब्लॉकेजेस दोबारा डेवलप हो जाएंगे। इसलिए आपको पूरी लाइफ अपने जीवन शैली को सुधार के रखना है, अपने सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके रखना है। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने डॉक्टर से फ्रेंडशिप बनाकर रखनी है। जब भी जरूरत है, जब भी आपको कोई डाउट्स हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बेहिचक अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए। वो आपकी सारी क्वेरीज का समाधान करेंगे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम को टाइमली आइडेंटिफाई करेंगे और उसे कॉम्प्लिकेशन में बदलने से रोकेंगे। अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।